अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप्स, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस लेक्चर में हम वेदर एलिमेंट्स और उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर में हम शॉर्ट टाइम पीरियड के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी करते हैं, यानी मुख्तसर मुद्दत में एटमॉस्फेयर में होने वाली जो चेंजेस हैं उसकी स्टडी वेदर कहलाती है। जबकि क्लाइमेट में हम आमतौर पर एवरेज कंडीशन लेते हैं, एक तवील अरसे का वेदर डाटा को एवरेज फाइंड करते हैं, उसको क्लाइमेट कहते हैं। वेदर की स्टडी मेट्रोलॉजी कहलाती है, जबकि क्लाइमेट की स्टडी क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। और मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी जो मेजर डिफरेंस है वो टाइम स्केल का डिफरेंस है। मेट्रोलॉजी में हम शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी करते हैं, जबकि क्लाइमेटोलॉजी में हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड का एवरेज फाइंड करके जो बताते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। मेट्रोलॉजी की स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जबकि क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करने वाले क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ब्रांचेस ऑफ मेट्रोलॉजी की तीन मेजर ब्रांचेस हैं। इसको एक को हम साइनॉप्टिक स्केल मेट्रोलॉजी कहते हैं, उसके बाद मेसो स्केल मेट्रोलॉजी और थर्ड माइक्रो स्केल मेट्रोलॉजी है। साइनॉप्टिक स्केल मेट्रोलॉजी में हम एक लार्ज एरिया का, वेरी लार्ज एरिया का स्टडी करते हैं। आमतौर पर 1000 किलोमीटर का एक्सटेंट होता है साइनॉप्टिक स्केल मेट्रोलॉजी का। इतने बड़े एरिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी की जाती है और उसका मैप बनाए जाते हैं। जबकि मेसो स्केल मेट्रोलॉजी जो है वो स्मॉल स्केल है साइनॉप्टिक स्केल के मुकाबले में, और इसमें हम आमतौर पर 5 किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर रहे होते हैं। इस लिहाज से ये साइनॉप्टिक स्केल से स्मॉल स्केल होता है, इस वजह से इसको मेसो स्केल मेट्रोलॉजी कहते हैं। जब इसके बाद है माइक्रो स्केल मेट्रोलॉजी। माइक्रो स्केल मेट्रोलॉजी में हम वेरी स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं स्टडी के लिए, जिसमें वो आमतौर पर 1 किलोमीटर से भी हो सकता है या कई किलोमीटर का एरिया भी हो सकता है। आमतौर पर ये मेसो स्केल मेट्रोलॉजी से स्मॉल एरिया होता है। इस वजह से हम आमतौर पर इसका जो स्केल होता है 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर तक की रेंज का होता है। इसके बाद मेट्रोलॉजिस्ट का क्या फंक्शन होता है? मेट्रोलॉजिस्ट इस वेदर डाटा को जो वेदर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है उसको वेदर रिपोर्ट की शक्ल लेता है या वेदर मैप्स तैयार करता है उससे। टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक डाटा या वेदर डाटा मुख्तलिफ किस्म का होता है जो डाटा वेदर स्टेशन पर कलेक्ट किया जाता है। एक तो नॉर्मल कंडीशन हम मेजर करते हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट से दिए, उस और नॉर्मल कंडीशन को फाइंड किया जाता है कंटिन्यूस बेसिस पर ये डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। और उससे ज़रिए से हम नॉर्मल कंडीशंस को फाइंड करते हैं कि एक एरिया का टेम्परेचर रेंज क्या है या प्रेसिपिटेशन रेंज क्या है। इसके अलावा एक्सट्रीम्स कंडीशन फाइंड की जाती हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम इस एरिया की क्या है। यानी कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो एक एरिया का फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में मैक्सिमम रिकॉर्डेड क्या होगा, मिनिमम रिकॉर्डेड क्या होगा। थर्ड, फ्रीक्वेंसीज फाइंड की जाती हैं। कोई ख़ास इवेंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फॉर एग्जांपल थंडर स्टॉर्म्स किसी एरिया में आ रहे हैं या साइक्लोन्स आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सीज़न में या एक साल में कितने दफ़ा वो आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये चीज़ें नोट की जाती हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जब हम वेदर या क्लाइमेट को स्टडी करते हैं तो हमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। ये 4 लेयर्स जो हम पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उससे ऊपर मेसोस्फेयर और
फोर्थ जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको हम थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर इन 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। इन लेयर्स में अब मुख्तलिफ कंडीशन, ये इस ग्राफ में आपको टेम्परेचर की कंडीशन रेड लाइन के जरिए से शो की गई है। ट्रोपोस्फेयर में ये डिक्रीज हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है, फिर थर्मोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में डिक्रीज होता है, और फिर थर्मोस्फेयर में इंक्रीज होता है। ये कंडीशन इसमें है इसकी टेम्परेचर की। इसी तरह प्रेशर की कंडीशंस भी चेंज होते रहते हैं मुख्तलिफ लेयर्स में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है लोअर ट्रोपोस्फेयर है, क्योंकि जितनी भी एटमॉस्फेयर चेंजेस आ रही हैं, वेदर चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस, उसका ताल्लुक सबसे लोअर लेयर ट्रोपोस्फेयर से। 90% ऑफ द वेदर कंडीशंस जो हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, वो इस ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड है। वेदर इंक्लूड्स, वेदर में क्या क्या शामिल है, इसमें 3 मेजर चीज़ें, 3 वाइटल कंपोनेंट्स में टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है और विंड है। ये 3 वाइटल कंपोनेंट्स हैं। किसी भी वेदर रिपोर्ट में आप देखेंगे ये 3 चीज़ें उसके लाजमी पार्ट होंगी। इसके अलावा और वेदर एलिमेंट्स जो टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेसिपिटेशन के अलावा हैं, वो विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन है, ह्यूमिडिटी है, सनशाइन, क्लाउड कवर और विजिबिलिटी है। ये टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं, वेदर के कंपोनेंट्स हैं, वेदर के एलिमेंट्स हैं, जो किसी भी वेदर स्टेशन पर आमतौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे होते हैं। मेजरिंग वेदर एलिमेंट्स, इन सारे वेदर एलिमेंट्स को एक किसी भी जगह पर इसको किया जा रहा होता है, वेदर स्टेशन के ऊपर मेजर किया जाता है मुख्तलिफ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और बुनियादी कंपोनेंट जो है वो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर, जिसको थर्मामीटर के ज़रिए से मेजर किया जाता है। अब ये थर्मामीटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें एक मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होता है, यानी कि ये 2 थर्मामीटर है, सेट ऑफ थर्मामीटर होता है, जो में से एक जो है मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा होता है और दूसरा मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा होता है। एक मर्करी फील्ड थर्मामीटर होता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, दूसरा अल्कोहल फील्ड थर्मामीटर होता है जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा 6 थर्मामीटर एक और थर्मामीटर होता है आमतौर पर, इसमें जिसको जेम्स 6 ने 1780 में बनाया, इस वजह से उसी के नाम पर ये 6 थर्मामीटर कहलाता है। ये यू शेप्ड होता है, इसकी 2 बाजू होते हैं। एक इसका जो है साइड पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा होता है, दूसरे साइड के ऊपर मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा होता है। इस बार स्टीवेंसन स्क्रीन, थॉमस स्टीवेंसन एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर था जिसने ये बॉक्स शेप इंस्ट्रूमेंट इजाद किया, जिस वजह से उसी के नाम पर इसको स्टीवेंसन स्क्रीन होता है। ये आमतौर पर थर्मामीटर को रखने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसने ये सपोज किया कि प्रॉपर वे इसको थर्मामीटर्स को प्लेस करने का ये है कि इस तरह का एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर रखा जाए। इसी तरीके से हम प्रॉपरली एयर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ताकि ये 1 मीटर हाई होता है, ताकि ये इसके ऊपर जो थर्मामीटर रखें उस पर अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर भी असरअंदाज ना हो, और डायरेक्टली सन लाइट भी इसके ऊपर ना पड़े, और साइडों से एयर क्रॉस हो रही हो। इस तरीके से आप प्रॉपरली एयर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद एयर प्रेशर मेजर किया जाता है, जिसमें लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें बैरोमीटर होता है जो यूज़ होता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। एयर प्रेशर क्या है? मास और वेट ऑफ द एयर ऑन द सरफेस। एक एयर जो कॉलम अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रेशर वेट अप्लाई कर रहे होते हैं उसको एयर प्रेशर कहते हैं। उसको आमतौर पर बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। अब बैरोमीटर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक ये जो फर्स्ट बैरोमीटर जो इजाद हुआ, मर्करी बैरोमीटर, टॉर्सली ने इसको 1643 में
इजाद किया। ये इनिशियल पैरामीटर था, लेकिन ये आमतौर पर आपको किसी लेबॉर्ट्री वगैरह में तो नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं है। इस वजह से जो ज़्यादातर यूज़ था वो एनेरॉयड बैरोमीटर होता है, जो मेटल बॉक्स की शक्ल में होता है और उसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं जो, और उसके ऊपर एक नीडल होती है जो आपको रीडिंग देती है प्रेशर की। इस शक्ल में ये होता है एनेरॉयड बैरोमीटर। इसके ऊपर अंदर स्प्रिंग होते हैं, ऊपर नीडल होती है और स्केल होता है। जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता है नीडल मूव करती है और आपको प्रेशर की रीडिंग देती है। इसके अलावा बैरोग्राफ होता है जो आमतौर पर यूज़ होता है। ये एक ग्राफ की शक्ल में आपको रीडिंग देता है। इसके ऊपर जो ड्रम है इसके ऊपर एक ग्राफ लिपटा हुआ होता है और नीडल जो इसके ऊपर मूव कर रही है इसके एंड पर एक लेड का सिक्का होता है जो उसके ऊपर ग्राफ को प्लॉट करता है। जैसे जैसे प्रेशर मूव होगा ये नीडल मूव होगी और उसके ऊपर ग्राफ को प्लॉट करेगी। और एक हफ्ते के बाद आप इसको ग्राफ को उतारेंगे, उस ग्राफ को चेंज करेंगे। जो ग्राफ आप उतारेंगे उसके ऊपर उस पूरे हफ्ते की जो प्रेशर चेंज है वो ग्राफ की शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में एटमॉस्फेयर में हर वक्त कुछ ना कुछ तादाद में वाटर वेपर्स या भी बुखारात मौजूद होते हैं, उसको मेजर किया जाता है। वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक्चुअल अमाउंट जितने मौजूद हैं और जो सैचुरेशन पॉइंट है उसके दरमियान जो रिलेशन है, ये जो डिफरेंस है वो फाइंड किया जाता है। और आमतौर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मेट्रोलॉजिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो आपको ये बता रही होती है कि आप सैचुरेशन पॉइंट से कितना दूर हैं। सैचुरेशन पॉइंट से अब आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप प्रेसिपिटेशन से ये चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन से कितना दूर हैं। अब इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर किया जाता है? हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ज़रिए से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, जिसमें इसमें भी दो थर्मामीटर होते हैं। एक को वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं हम, दूसरे को ड्राई बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। वेट बल्ब थर्मामीटर जो है उसके जो निचला सिरा है उसको वेट रखा जाता है। अब दोनों जो थर्मामीटर हैं उनकी डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं। वेट बल्ब और ड्राई बल्ब दोनों की रीडिंग्स को नोट किया जाता है। यहाँ पर आपको राइट साइड पे ये हाइग्रोमीटर दिखाया गया है जिसमें दो थर्मामीटर हैं, एक वेट बल्ब थर्मामीटर और दूसरा ड्राई बल्ब थर्मामीटर। इन दोनों की रीडिंग्स फाइंड की जाती हैं। उन रीडिंग्स को इस टेबल में रखा जाता है और टेबल से मैच किया जाता है। जो लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है, लास्ट कॉलम जो है, ये रीडिंग ड्राई बल्ब की रीडिंग्स को शो कर रहा है ये कॉलम, और ऊपर वाले जो कॉलम है टॉप पर जो कॉलम है वो वेट बल्ब की रीडिंग्स का कॉलम है। इन दोनों कॉलम्स को मैच किया जाता है। जो कॉमन फिगर आती है इस टेबल में वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू होती है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन को मेजर कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर विच रिजल्ट्स फ्रॉम द कंडेंसेशन। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसका सरफेस के ऊपर वापस आना जो है प्रेसिपिटेशन कहलाता है। एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा कि वाटर वेपर्स हर वक्त मौजूद होते हैं, आबी बुखारात। तो वो वाटर वेपर मुख्तलिफ शक्लों में उनमें वो जब कंडेंस होते हैं तो वापस सरफेस के ऊपर आते हैं, सतह ज़मीन के ऊपर वापस आते हैं। वो उसका सरफेस पर वापस आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। अब ये मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, बाज़ पर रेनफॉल की शक्ल में आते हैं, बाज़ स्नोफॉल की शक्ल में आते हैं, बाज़ हेल्स की शक्ल में आते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन कहलाती है और ये टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन है, इस मॉइस्चर का सरफेस के ऊपर वापस आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। और ये इस प्रेसिपिटेशन की टाइप्स है। मोस्ट कॉमन रेन है,
फिर उसके बाद स्लीट है, ये मिक्सचर ऑफ रेन और स्नो है। ये स्नो फॉल की शक्ल में आते हैं, अक्सर जगह पर स्नो फॉलिंग होती है। और ये हेल है, यानी ये आलाबारी है जिसमें ओले पड़ते हैं। ये सारी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसमें मोस्ट कॉमन जो है रेनफॉल है, उस रेनफॉल को मेजर करते हैं हम रेन गेज से। ये आपको जो फिगर नजर आ रही है रेन गेज की है, जिसके ऊपर एक पैन होता है जिसमें बारिश का पानी गिरता है और वो नीचे वाले जो ट्यूब है इसमें जमा हो जाता है। उसके ऊपर मिलीमीटर्स में रीडिंग होती है जिसको नोट कर लिया जाता है। इससे पता चलता है कि कितनी मिलीमीटर रेनफॉल हुई। इसके बाद विंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वेदर का। इसको मेजर किया जाता है, इसके दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक विंड डायरेक्शन और दूसरी विंड स्पीड। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है। जो लेफ्ट साइड पे इंस्ट्रूमेंट है इसको विंड वैन कहते हैं, जो विंड डायरेक्शन को मेजर करता है। और जो राइट साइड पे इसको अनेमोमीटर कहते हैं, जो विंड स्पीड को मेजर करता है। इसके ऊपर जो कप्स लगे होते हैं, इस तरीके से जब विंड मूव होती है, हवा चलती है, तो ये कप्स घूमना शुरू हो जाते हैं विंड प्रेशर की वजह से। और नीचे इसके मीटर होता है जिसके ऊपर विंड स्पीड की रीडिंग आ जाती है। अब इस विंड डायरेक्शन जो है उसको प्लॉट किया जाता है एक ग्राफ के ऊपर, जिसको विंड रोज कहते हैं, जो इस शक्ल का होता है। इसके ऊपर पूरे एक महीने में जो अपने विंड डायरेक्शन रिकॉर्ड की है उसको प्लॉट किया जाता है। और ये जो एरोज इस पर बने हुए साइड्स बनी हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और इंटरमीडिएट डायरेक्शन के ऊपर ड्रॉ हुई हैं। और एक महीने की जो रीडिंग है आप उसको इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, फिल करते हैं इसके बॉक्सेस को पूरे महीने की रीडिंग से। तो आपको पता चल जाता है कि एक महीने के दौरान किस डायरेक्शन में कितने दिन विंड ने मूव किया। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।